जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। कश्मीर में आतंकी लगातार हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं। कुलगाम में आतंकियों ने एक बार फिर से कायराना हरकत को अंजाम देते हुए एक बैंक मैनेजर की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि मृतक बैंक मैनेजर का नाम विजय कुमार है। मृतक विजय कुमार इलाकी देहाती बैंक में बतौर मैनेजर काम करते थे। उन्होंने कुछ दिन पहले ही यहां नौकरी ज्वाइन की थी। अब इस वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें आतंकी को गोली चलाते साफ तौर पर देखा जा सकता है। आपको बता दें कि घाटी में आतंकी लगातार हिंदू नागरिक और सरकारी कर्मचारियों को निशाना बना रहे हैं। हाल ही में बड़गाम में कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट और कुलगाम में महिला टीचर की हत्या के विरोध में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन भी हुए। कश्मीरी पंडितों की मांग थी कि सभी प्रवासी सरकारी कर्मचारियों को सुरक्षित स्थान पर तैनात किया जाए, जिसको देखते हुए प्रशासन ने प्रधानमंत्री विशेष पैकेज के तहत कश्मीर में तैनात प्रवासियों और कर्मचारियों को घाटी में 6 जून तक सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करने का आदेश भी जारी किया था। गौरतलब है कि कश्मीर घाटी में आतंकवादी टारगेट किलिंग के तहत लोगों को मौत के घाट उतार रहे हैं। पिछले 1 महीने में 8 लोगों की टारगेट किलिंग हो चुकी है। इसमें पुलिस कर्मी, शिक्षक और आम नागरिक शामिल हैं। अब देखना ये होगा कि भारतीय सेना इन आतंकियों को कैसे मुंह तोड़ जवाब देगी, जिससे कश्मीर में रह रहे हिंदू अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद अब दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो सकती है। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये जानकारी दी है। दिल्ली के सीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा दावा किया है। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के बाद बीजेपी अब मनीष सिसोदिया को झूठे केस में फंसाकर गिरफ्तार करने की साजिश कर रही है। आपको याद होगा, मैंने कुछ महीने पहले ही बता दिया था कि केंद्र सरकार सत्येंद्र जैन को एक फर्जी केस में गिरफ्तार करने वाली है। मुझे बहुत ही विश्वसनीय सूत्रों से यह पता चला था। कल उन्हीं सूत्रों से सूचना मिली है कि अगले कुछ दिनों में केंद्र सरकार मनीष सिसोदिया को भी गिरफ्तार करने जा रही है। पता चला है कि केंद्र सरकार ने सभी जांच एजेंसीज को मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई ना कोई फर्जी केस तैयार करने को कहा है। जैसे इन्होंने सत्येंद्र जैन के खिलाफ फर्जी केस किया है, वैसे ये लोग मनीष जी के खिलाफ भी फर्जी केस बना रहे हैं। इसके साथ ही केजरीवाल ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि मेरी पीएम मोदी से अपील है कि वह हमारे मंत्रियों को एक एक करके नहीं, बल्कि एक साथ गिरफ्तार कराए। हमें गिरफ्तारी से डर नहीं लगता। मैं हमेशा कहता हूँ, मुझे राजनीति करनी नहीं आती। मनीष को और सत्येंद्र को जेल में डालने के पीछे इन लोगों की क्या राजनीति है, मुझे नहीं पता, मुझे समझ नहीं आता। मुझे केवल ये पता है कि मनीष और सत्येंद्र जैसे लोगों को जेल में डालने से केवल देश का नुकसान है। अगर मनीष और सत्येंद्र भ्रष्ट हैं तो फिर ईमानदार कौन है? खैर, मेरी प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के विनती है, ये एक एक करके जेल में डालने की बजाय आप आम आदमी पार्टी के हम सभी मंत्रियों और सभी एमएलए को एक साथ जेल में डाल दीजिए। सारी जांच एजेंसीज को बोल दीजिए कि एक साथ सारी जांच कर ले। आप एक एक मंत्री को गिरफ्तार करते हो, इससे जनता के कामों में बाधा होती है। आपको बता दें कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में सोमवार को ईडी ने गिरफ्तार किया था। सत्येंद्र जैन को दिल्ली के एक अदालत ने 9 जून तक के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया है। ईडी ने इस साल अप्रैल में जैन के रिश्तेदारों की 4 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति भी कुर्क की थी।
गुजरात में इस साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। बीजेपी किसी भी हाल में गुजरात की सत्ता को गंवाना नहीं चाहती, जिसको लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है। इसी कड़ी में गुजरात चुनाव से पहले बीजेपी ने कांग्रेस में बड़ी सेंधमारी करते हुए पूर्व कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल को आज बीजेपी में शामिल करवा लिया। गांधीनगर के बीजेपी मुख्यालय में हार्दिक को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल ने पार्टी की सदस्यता दिलाई है। इस दौरान पाटीदार आंदोलन में उनके साथी रहे कई नेता और उनके समर्थक भी बीजेपी में शामिल हो गए। गुजरात के पाटीदार नेता हार्दिक पटेल ने भाजपाई होने से तुरंत पहले एक ट्वीट भी किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि वो छोटा सिपाही बनकर काम करेंगे। आपको बता दें कि हार्दिक पटेल ने बीते महीने ही कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। इस मौके पर हार्दिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि मैंने पद के लालच में कहीं भी किसी भी प्रकार की मांग नहीं रखी। कांग्रेस को भी मैंने काम मांगते हुए छोड़ा और बीजेपी में भी मैं काम करने के उद्देश्य से जुड़ रहा हूँ। स्थान बनाने की चिंता कमजोर लोग करते हैं, मजबूत लोग कभी भी स्थान की चिंता नहीं करते हैं। गौरतलब है कि गुजरात की 50 से 55 सीटों पर पाटीदारों का खासा दबदबा है और इस लिहाज से हार्दिक बीजेपी के लिए बड़े चेहरे साबित हो सकते हैं। करीब 3 साल तक हार्दिक कांग्रेस के साथ रहे, लेकिन नाराजगी इतनी बढ़ी कि हाथ को झटक दिया। माना जा रहा है कि हार्दिक पटेल के बीजेपी में शामिल होने के बाद बीजेपी ने एक तीर से कई शिकार किए हैं। भारत में कहावत काफी मशहूर है कि कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं। झूठ कितना भी बड़ा हो और अपराधी कोई भी हो, देर सवेर सच सामने आ ही जाता है और कानून अपराधी को सजा दे के रहता है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला भारत से 7 समंदर पार अमेरिका में, जहां कई हफ्तों तक चले हॉलीवुड एक्टर जॉनी डेप और उनकी पूर्व पत्नी एम्बर हर्ड के बीच मुकदमे में जूरी ने डेप के पक्ष में फैसला सुनाया है। जॉनी डेप ने एक्टर एम्बर हर्ड के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था, जिसको उन्होंने आखिरकार जीत लिया, जिसके बाद जूरी ने जॉनी डेप को हर्जाने के तौर पर 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने का आदेश दिया है। वहीं जूरी ने एम्बर हर्ड को भी उनके काउंटर सूट पर 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने को कहा है। आपको बता दें कि एम्बर हर्ड ने दावा किया था कि डेप ने शादी से पहले और बाद में उनके साथ दुर्व्यवहार किया था। डेप के वकील ने उन्हें बदनाम किया था और उनके दुर्व्यवहार के आरोपों को धोखा बताया था। इसके बाद एम्बर हर्ड ने जॉनी डेप पर घरेलू दुर्व्यवहार का मुकदमा दायर किया था, जिसके बाद जॉनी डेप ने दिसंबर 2018 के ओपेड में फेयरफैक्स काउंटी सर्किट कोर्ट में हर्ड के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। डेप ने हर्ड पर 50 मिलियन डॉलर का मुकदमा दायर करते हुए तर्क दिया था कि उन्होंने वॉशिंगटन पोस्ट अखबार में डेप को घरेलू दुर्व्यवहार का प्रतिनिधित्व करने वाला सार्वजनिक हस्ती कहकर बदनाम किया था। गौरतलब है कि जॉनी डेप और एम्बर हर्ड ने साल 2015 में शादी की थी। दोनों हॉलीवुड स्टार्स की शादी का ये बंधन लंबा नहीं चल सका और दोनों साल 2017 में अलग हो गए थे। 2 साल लंबी शादी टूटने के 1 साल बाद एम्बर ने अखबार में लेख लिखा, जिसके बाद मामला कोर्ट में पहुंचा था। कुछ इसी तरह करोड़ों लोगों को रुलाकर, करोड़ों लोगों की आंखों को नम करके के पंचतत्व में विलीन हो गए और ऐसी दुनिया में चले गए जहां से कोई वापस नहीं आ सकता। आती हैं तो बस यादें, और के की यादें और उनके गाने हर किसी के दिल में बसते हैं, जिसे कोई भी भारतीय कभी भी नहीं भुला पाएगा। क्या आम और क्या खास, आज हर कोई रो रहा है, हर कोई के जाने से गमगीन है। पंचतत्व में विलीन हुए बॉलीवुड सिंगर के यानी कृष्ण कुमार कुन्नत 53 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह गए। आज उनका अंतिम संस्कार मुंबई के वर्सोवा शमशान घाट पर हुआ। के बेटे ने अपने पिता को मुखाग्नि देकर उनके अंतिम संस्कार की रस्मों को पूरा किया। इस दौरान म्यूजिक इंडस्ट्री से कई सेलेब्स भी मौजूद रहे। सिंगर के अंतिम दर्शन के लिए बॉलीवुड इंडस्ट्री से सिंगर के करीबी और सितारों ने के को नम आंखों के साथ अलविदा कहा। उनके अंतिम दर्शन के लिए लोगों का तांता लग गया। जावेद अख्तर से लेकर शंकर महादेवन तक हर कोई के अंतिम दर्शन करने पहुंचा। क्या आम और क्या खास, अपने चहीते सिंगर को आखिरी विदाई देने के लिए हर कोई भारी मन से शमशान घाट पहुंचा। आपको बता दें
सिंगर केके का जन्म 23 अगस्त 1968 में हुआ था। केके हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के काफ़ी मशहूर प्लेबैक सिंगर्स में से एक थे। उन्होंने हिंदी में 200 से ज़्यादा गाने गाए, लेकिन मंगलवार को कोलकाता में एक लाइव इवेंट के दौरान केके की हालत अचानक खराब होने लगी, जिसके बाद उन्हें आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया। लेकिन किससे पता था कि रास्ते में ही केके दम तोड़ देंगे। केके अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो हमेशा उनके गानों के माध्यम से सभी के दिलों पर राज करते रहेंगे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.